गर्मी में गरीब सास बहू का घास का घर पंखा फ्रिज। आह माँ, ये गर्मी कम थी क्या जो अब ये मच्छर भी काट रहे हैं। बेटा, इस गर्मी से हम सभी परेशान हैं। जरा रंभा के बारे में तो सोच, वो गर्भवती है, उसकी गर्मी से क्या हालत हो रही होगी। आप सब लोग मुझे माफ कर देना। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं इस गर्मी से बचने के लिए एक छोटा सा टेबल फैन ला सकूं। ना मैं एक छोटा बेटा बन पाया, ना भाई, ना पति और ना ही बाप। न जाने मैं अपने आने वाले बच्चे का कैसे ख्याल रख पाऊंगा। इतना कहकर राघव आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। जैसे तैसे करके पूरा परिवार गर्मी में खाना खाता है और सोने चला जाता है, लेकिन गर्मी की वजह से सबकी आंखें बार बार खुल रही थीं। माँ, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी भी लग रही है। माँ, एक पंखा ला दो ना, आप इस गर्मी में रहा नहीं जाता। उमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक रंभा को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे अचानक ये उल्टियां क्यों हो रही हैं? पता नहीं माँ जी, अजीब सी बेचैनी हो रही है और दिल भी घबरा रहा है। गर्मी बढ़ चुकी है ना, इसीलिए। ऊपर से तेरी हालत भी अभी ऐसी ही है। बढ़ती गर्मी की वजह से रंभा की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब सबके शरीर पर गर्मी की वजह से लाल दाने और रैशेज हो चुके थे। माँ, ये घमौरी में तो बहुत ज्यादा खुजली और जलन हो रही है। हमारे आस पड़ोस के हर घर में पंखा है, फ्रिज है और ढंग का घर है, और एक हम हैं। हर गर्मी, बरसात, ठंड के मौसम में टूटी हुई छत के नीचे रहना पड़ता है। पीने के लिए एक गिलास ठंडा पानी नसीब नहीं होता है और ना ही चैन की नींद। ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। इससे अच्छा तो भगवान हमें मौत दे दे। दरवाजे पर खड़ा राघव अपनी बहन की सभी बातों को सुनकर खुद को अकेले कोसने लगता है और वापस काम पर जाने लगता है। राघव के दिमाग में अपनी बहन आरती की ही बातें चल रही होती हैं, जिसके चलते उसे ये भी ध्यान नहीं होता कि वो सड़क के बीचों बीच चल रहा है। तभी एक गाड़ी वाला राघव को उड़ा देता है और राघव की वहीं मृत्यु हो जाती है। भैया, क्यों हमें छोड़कर चले गए? हम आपके बिना कैसे रहेंगे भैया? मेरे बच्चे, उठना, तू हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। पूरे परिवार में एक राघव ही था जो मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था, लेकिन राघव के गुजर जाने के बाद अब सबकी हालत और खराब हो गई थी। वहीं रंभा के घर की टूटी हुई छत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जिसके चलते एक दिन उनकी टूटी हुई छत से एक पत्थर सीधा उमा के पैर पर आ गिरता है। माँ, माँ, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची? अमरावती हल्दी का लेप बनाकर लाती है और उमा के पैरों पर लगाकर उस पर एक पट्टी बांध देती है। माँ जी, अब हमारा इस घर में रहना ठीक नहीं है, न जाने कब ये छत टूट जाए। भाभी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता। पूरा परिवार थोड़ा बहुत सामान लेकर उस घर को छोड़कर चला जाता है। काफी देर तक चलने के बाद रंभा को एक जंगल के पास खुला मैदान दिखाई देता है, जिसके बाद सभी लोग उस खुले मैदान में एक पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर रहने लगते हैं। लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से आरती और उमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। भाभी, बहुत भूख लगी है और गर्मी भी लग रही है। ऐसा लग रहा है शरीर का सारा पानी सूख गया है। माँ जी, आज बुधवार है और दुर्गा माता के मंदिर में हर बुधवार को भंडारा होता है। मैं एक काम करती हूँ, वहां से कुछ आप सब लोगों के लिए खाने को ले आती हूँ। लेकिन बहू, तू ऐसी हालत में इतनी भीड़ में से खाना कैसे लेकर आएगी? तुझे कुछ हो गया तो? माँ जी, इतना सब कुछ तो हो ही गया है और क्या ही होकर रहेगा। रंभा दुर्गा माता के मंदिर के बाहर पहुंचती है और दुर्गा माता से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर भंडारे की लाइन में खड़ी हो जाती है। 1 घंटा कड़ी धूप में खड़ी होने के बाद आखिरकार रंभा को अपने परिवार के लिए थोड़ी सी सब्जी पूरी मिल जाती है कि तभी उसे रास्ते में बुजुर्ग आदमी मिलता है। अरे बेटा, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अगर ये खाना मैंने इन बाबा को दे दिया तो मेरे परिवार के लिए खाना कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, अपने हिस्से की आलू पूड़ी इन्हें दे देती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मैं आज भी तुझे कुछ नहीं दे पाई। रंभा उस बुजुर्ग आदमी को अपने हिस्से की आलू पूड़ी दे देती है।
भगवान तेरा भला करे बिटिया, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बीज है, तू इन बीजों को रख ले। लेकिन बाबा, ये किस चीज के बीज हैं और मैं इन बीजों का क्या करूंगी? इन बीजों को तू जमीन में बोकर इन्हें पानी दे देना। इन बीजों से तुझे एक खास फल मिलेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी रंभा को बीज देकर वहां से चला जाता है। रंभा अपने तिरपाल के पास आती है और उस बुजुर्ग के कहे मुताबिक एक मैदान में उन बीजों को बोकर उन्हें पानी दे देती है और सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन रंभा जैसे ही उठी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। शाम को बोए हुए वो बीज बड़ी और हरी घास में बदल गए थे। ये क्या माँ जी, एक रात में इतनी घनी घास कैसे उग गई? अमरावती और रंभा कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन घास के अंदर से एक आवाज आती है। तुमने जो बीज बोए थे वो जादुई घास के बीज थे, इसलिए सिर्फ एक रात के अंदर ही हम लोग उग गए। ये घास तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात कर रही है। हम जादुई घास हैं, इसलिए तुम हमारी मदद से कुछ भी बना सकती हो। अगर ऐसा है तो बहू इस घास की मदद से अपने लिए एक घर भी बना सकते हैं। रंभा और अमरावती उन जादुई घास को तोड़ के इकट्ठा कर लेती हैं और अब दोनों सास बहू जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाती हैं और अपनी जादुई घास के घर की नींव रखकर जादुई घास का घर बनाने लगती हैं। जादुई घास होने की वजह से सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही दोनों सास बहू का जादुई घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। माँ, ये घास का घर तो काफी ज्यादा ठंडा है, यहाँ तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ बहू, ये घर तो सच में काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। ये जादुई घास है, इसलिए ये इतनी ठंडी और मजबूत है। अब सभी लोग उस जादुई घास के ठंडे घर के अंदर बैठ जाते हैं कि तभी माँ, बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, मुझे ठंडा पानी पिला दो ना। नदी का पानी तो गर्मी की वजह से काफी गर्म हो गया है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे हमने जादुई घास की मदद से अपना ये घर बनाया, तो क्यों ना हम लोग वैसे ही एक फ्रिज बनाएं। और बहू, हम एक छोटा सा टेबल फैन भी बनाएंगे। अब जहाँ रंभा जादुई घास की मदद से फ्रिज बनाने के लिए लग जाती है, तो वहीं अमरावती जादुई घास की मदद से एक छोटा सा टेबल फैन बनाती है और 3-4 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उनका जादुई घास का फ्रिज और टेबल फैन भी बनकर तैयार हो जाता है और एकदम असली टेबल फैन और फ्रिज की तरह काम करता है। बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एक काम करती हूँ, घास के फ्रिज के अंदर से थोड़ा सा पानी ठंडा होने के लिए रखा था, उसे पी लेती हूँ। इतना कहकर रंभा जैसे ही जादुई घास के फ्रिज को खोलती है तो उसके अंदर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। ये क्या, इस फ्रिज के अंदर तो मैंने सिर्फ पानी रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जैसे ही खाने की बात की इसने सुन लिया हो और इसके अंदर खाने की चीज आ गई। अगर ऐसा है तो मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, और केक भी। रंभा के इतना बोलते ही जादुई घास के बने फ्रिज के अंदर ढेर सारी आइसक्रीम और केक आ जाता है और अब पूरा परिवार उस जादुई घास के फ्रिज की मदद से अपने अपने पसंद की चीज खाता है। भगवान की कृपा से हमारे रहने का और खाने का तो गुजारा हो गया, लेकिन अब हम रोजगार का क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई भी काम नहीं है। कुछ दिनों में मेरी जचकी का भी वक्त हो जाएगा। बिना पैसों के मैं बच्चे को कैसे पालूंगी? रंभा पैसों की बात करती है कि उस जादुई घास के बने टेबल फैन के अंदर से ढेर सारे नोट निकलने लगते हैं और उन नोटों के साथ उसके अंदर से आवाज आती है। मैं जादुई घास की मदद से बनाया हुआ टेबल फैन हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ठंडी हवा नहीं बल्कि पैसे भी दे सकता हूँ। तुम इन पैसों की मदद से अपना एक नया काम शुरू कर सकते हो। बुजुर्ग बाबा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता थे जिन्होंने हमारी मदद की। हाँ बहू, अब हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों सास बहू उन पैसों की मदद से अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलती हैं। साथ ही साथ जादुई घास के फ्रिज की मदद से गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और रंभा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अब वो लोग गरीबों की मदद को जारी रखते हुए उस घास के बने हुए घर में पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं।